अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अहम ओहदों पर तैनाती और अस्पताल में बेकायदगियों के हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद महकमा एंटी करप्शन के डायरेक्टर ने मामले का ऑडिट करने का हुक्म दे दिया है। इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसकी रोशनी में ऑडिट के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। तो इसमें क्या कुछ सामने आया है, किस तरह की संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है, इस पर बात करेंगे। मुमताज़ बंगश ब्यूरो चीफ पेशावर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अपने नुमाइंदे हमीदुर रहमान से तजावुजात के मसले पर, खास तौर से हैदराबाद के हवाले से बात होगी, जहां से ये खबरें आ रही हैं कि पूरा हैदराबाद शहर तजावुजात से भर चुका है। ग्रीन बेल्ट्स हो, चौराहे हो, हर जगह तजावुजात की भरमार नजर आती है। और न सिर्फ ये नाजरीन के कब्जा माफिया का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, बल्कि इंसदाद तजावुजात का अमला भरपूर तरीके से कब्जा माफिया का फैसिलिटेटर बना हुआ है, जिसका असल में काम यह है कि वो इन तजावुजात का खात्मा करें। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स अस्पताल की, जिनकी तकर्री को डॉक्टर्स ने चैलेंज किया था। उन पर करप्शन के कई इल्ज़ामात थे, मगर इनके खिलाफ जो इंक्वायरी हुई तो वो उसमें क्लियर करार पाते हैं। लेकिन फिर होता ये कि 23 डॉक्टर्स उस इंक्वायरी रिपोर्ट को ही चैलेंज कर देते हैं, अदम एतमाद का इजहार कर देते हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ था, ये जानने की कोशिश करेंगे। अक्सा खालिद के पास इस हवाले से एक्सक्लूसिव स्टोरी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मर्दान के मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो अहम ओहदों पर तैनातियाँ हुई, अस्पतालों में बेकायदगियों के हवाले से खबरें आई। महकमा एंटी करप्शन के डायरेक्टर ने मामले का ऑडिट करने का हुक्म दिया था, जिसकी रोशनी में ऑडिट के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक वहां होने वाली तैनातियां कवायदो ज़वाबित के खिलाफ थी और बोर्ड ऑफ गवर्नर समेत तैनात होने वाले अफसरान को भी इसका जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। अभी जो इंक्वायरी ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई गई है, इसमें महकमा एंटी करप्शन इस नतीजे पर पहुंचा कि MTI मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तकर्री के अमल में संगीन बेज़ाब्तगियां पाई गई थीं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने MTI एक्ट 2015 और MTI तरमीमी कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई थी। खास तौर से स्क्रूटनी और सिलेक्शन कमेटियों की तश्कील में मफादात के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मुलविस अफराद की शमूलियत ने रिक्रूटमेंट के अमल की शफाफियत और गैर जानिबदारी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। तो स्टोरी पर हमारे साथ पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगश ने काम किया है, तो उनसे इस बारे में इंसाइट्स लेने की कोशिश करते हैं कि उनके पास खबर क्या है। बंगश साहब, ये बताइएगा कि हमने देख लिया कि क़वायद ज़वाबित के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी तश्कील नहीं पाई और MTI तरमीमी एक्ट की इस हवाले से खिलाफ वर्जी हुई है, तो इससे तैनाती के अमल पर क्या असर पड़ा? दरअसल रामीन, बात यह है कि जो मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तैनातियों और बेकायदगियों की जो बात है, इस पे तो हम पहले भी एक प्रोग्राम में उसका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन अब महकमा एंटी करप्शन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो इसका ऑडिट कर ले और बाकायदा तौर पर इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो मंजर-ए-आम पर अब आई है और हमने जो खबर दी थी बाकायदा तौर पर अब उसकी तस्दीक हुई है। आपने बात की कि इसका तैनातियों पर क्या असर पड़ा है और जो बेकायदगियाँ हुई हैं, तो इसका इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद अब क्या सूरत हाल होगी। अब मसला ये है कि सबसे पहले तो ये बात साबित हो गई कि अदालत ने एक फैसला किया था, BOG मेंबरान, बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबरान को रिस्टोर किया था और उस वक्त जो तैनातियों पर पाबंदी थी वो लगाई गई थी। और लेकिन इसके बावजूद अदालत ने 15 अगस्त को तैनातियों पर पाबंदी लगाई और उसके बाद ये जो बड़े ओहदों पर जो तैनातियां हैं ये की गई। तो इसका मतलब ये है कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई और यूं वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब भी करार पाए गए। हॉस्पिटल डायरेक्टर की असामी 13 जुलाई 2024 को सिर्फ एक उर्दू अखबार में मुश्तहर की गई थी। हालांकि जो रूल्स हैं उसके मुताबिक यह है कि 2 अंग्रेजी अखबार में भी उसका इश्तिहार देना जरूरी था, लेकिन ऐसा करने की जहमत गवारा नहीं की गई। और इसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर ने अपने एक इजलास में डॉक्टर अमजद अली को अफिशिएटिंग चार्ज की बुनियाद पर हॉस्पिटल डायरेक्टर बना दिया और बोर्ड ऑफ गवर्नर ने मेडिकल डायरेक्टर, हॉस्पिटल डायरेक्टर और नर्सिंग डायरेक्टर की तैनातियों से मुतालिक दस्तावेजात का जायजा लेने के लिए स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी। लेकिन इसमें भी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून है वो सामने आया और एक BOG के एक मेंबर जो HR मैनेजर हैं प्रोफेसर अहमद खान को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया। तो यूं इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी पाया गया। इसके बाद मंजूरी के BOG ने अहम
आसामियों पर तैनाती का मामला अपने इजलास में उसे डिस्कस नहीं किया। हॉस्पिटल डायरेक्टर के लिए 30 उम्मीदवार जो हैं वो सामने आए थे और उसमें 15 को अहल करार दिया गया और जो 15 नाअहल हुए तो उनको ये तक बताने की जहमत गवारा नहीं की गई कि उनकी नाअहली की वजह क्या थी। इनमें 7 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, हालांकि इसकी मंजूरी बोर्ड ऑफ गवर्नर से लेनी चाहिए थी और इसकी मंजूरी की भी जहमत गवारा नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि जो एमटीआई रूल्स में बाकायदा तौर पर तैनातियों के बाद जो ग्रीवेंसेस कमेटी की तश्कील होना थी वो कमेटी भी नहीं बन सकी। अब जो लोग रह गए थे जो मतलब उनको नाअहल करार दिया गया था या उनकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई थी, चाहिए था कि वो इस जो ग्रीवेंसेस कमेटी है उसके पास जाते और उनको उनसे अपनी ये वजाहत मांगते कि उन्हें किस बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई किया गया है। चूंकि ऐसी कोई कमेटी थी नहीं, इसलिए उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में न तो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई और ना ही एमटीआई एक्ट के तहत सिलेक्शन की तरीक़ाकार के मुताबिक इंटरव्यू के नंबर और या दीगर जो उसकी शराइत होते हैं वो तय हुए। इस बारे में चूंकि कोई डिस्कशन ही नहीं हुई तो इसलिए जो तैनाती का तरीक़ाकार था वो काबिल एतराज़ था और ये सब कुछ जो ऑडिट रिपोर्ट है इसमें बाकायदा तौर पर बताया गया और इसकी तस्दीक भी की गई और उन्होंने रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे जो उनको अवेलेबल किए गए उसके मुताबिक ये रिपोर्ट बनाई है। अब इस रिपोर्ट के बाद जिन लोगों की तैनाती हुई है तो जाहिर है उनकी तैनाती उस रूल्स के मुताबिक नहीं है जो एमटीआई एक्ट है, जिसके बारे में मतलब जितनी भी एमटीआई हॉस्पिटल्स हैं, जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो तैनातियां होती हैं वो एमटीआई एक्ट के मुताबिक ही होती हैं। लेकिन उसकी भी संगीन खिलाफ वर्जी की गई और एचआर मैनेजर और स्क्रूटनी कमेटी के सेक्रेटरी ने जो अहल और नाअहल उम्मीदवारों का एक लिस्ट बनाई थी वो उन्होंने बनाई। हालांकि ये काम स्क्रूटनी कमेटी का था। स्क्रूटनी कमेटी की जिम्मेदारी यही है कि वो शॉर्टलिस्टिंग करे और जो अहल उम्मीदवार हैं उनको सामने ले आए और फिर इंटरव्यू के लिए उनकी शॉर्टलिस्टिंग करे। लेकिन ऐसी कोई जो है जो कवायद और ज़वाबित हैं उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो इसलिए भी इस अमल को शक की निगाह से देखा जा रहा है और इसमें जो तैनातियां हैं उस पर ऑडिट रिपोर्ट में महकमा एंटी करप्शन ने उंगलियां उठाई हैं और ये कहा है कि ये तैनातियां जो हैं वो जो कवायद और ज़वाबित हैं उसके मुताबिक नहीं है। अच्छा बंगश साहब, ये भी इस हवाले से भी अपडेट्स आ रही थी कि जो कमेटी बनती है उसमें एक आम आदमी का यानी एक ले मैन का होना भी ज़रूरी है, तो क्या उसकी भी एब्सेंस पाई गई थी इस कमेटी में और क्यों इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई? जी बिल्कुल, जो कमेटी बनाई गई थी उसमें चाहिए तो ये था कि वो जो एक रूल्स उसके लिए बनाया गया है कि एक लेमैन है, एक एक्सपर्ट है और एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल से जो लोग हैं या जो भी हैं उसके मुताबिक उसमें सारे मेंबरान की तकर्री होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें इसकी जहमत गवारा नहीं की गई, बल्कि इसमें एक निजी अस्पताल से एक मेंबर लिया गया और उस मेंबर को इस कमेटी में ये जिम्मेदारी दी गई कि वो दीगर मेंबरान के साथ मिलकर इसको फाइनल करे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस निजी अस्पताल से मेंबर किया गया, जब हॉस्पिटल बारी आई तो उसी हॉस्पिटल से उसी डॉक्टर एक और डॉक्टर को हॉस्पिटल डायरेक्टर तैनात किया गया। मैं डॉक्टर गुलजार की बात कर रहा हूँ, उसका ताल्लुक भी इससे पहले वो निजी हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑपरेशन रह चुके थे और इसी कमेटी में भी उनके एक मेंबर मौजूद थे। तो चाहिए था कि अगर उस हॉस्पिटल से मतलब एक कैंडिडेट है, उसने उसमें इंटरव्यू में और पूरे प्रोसेस में उसने अपीयर होना था, तो चाहिए था कि ऐसा मेंबर ना लेते जिसका ताल्लुक उसी अस्पताल से हो। अच्छा। क्योंकि जाहिर है फिर उसको उसमें फेवर जरूर मिलता है और यही हुआ। उस डॉक्टर को हॉस्पिटल तैनात किया गया, तमाम रूल्स रेगुलेशंस और जितनी भी मतलब उसके जो मेरिट के खिलाफ उसकी जितनी भी कवायद थे उसको सब की सबको सारे कवायद और ज़वाबित को पांव तले लुढ़ा गया और उसको हॉस्पिटल डायरेक्टर तैनात किया। और उसके बाद भी जब इसकी निशानदेही हुई बाकायदा तौर पे हमारी जो पहले जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन हैं उनसे भी बात हुई और उनको ये भी बताया कि जिस हॉस्पिटल डायरेक्टर की तैनाती की गई है उसका तो कवायद और ज़वाबित के खिलाफ इसलिए भी है कि उसे एक हॉस्पिटल में, वो बनू हॉस्पिटल में पहले काम कर रहे थे और वहाँ पे इसलिए उनको हटाया गया कि उन्होंने अहम मालूमात वहाँ छुपाए। क्या इसमें कॉम्पिटेंस भी देखी जा रही थी और ये सारे लोग जो तैनात हुए थे क्या ये कॉम्पिटेंट थे या फिर बस क्योंकि एक
बायसनेस कह लें या इन्फ्लुएंस के तहत ही आ रहे थे, कंपैटिटिव नहीं थे, काम नहीं आता था इनको? रामीन, कॉम्पिटेंस तो जाहिर है कोई इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो जाहिर है उसकी डिग्री और उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी जितनी भी अहलियत है उसकी शरायत पर तो पूरा उतरना जरूरी है। मतलब कागजी कार्रवाई तो तब होती है कि जब उनको वो जांच लेते हैं कि वो वाकई वो काम कर सकते हैं जिसके वो अहल हैं। लेकिन जब इब्तिदा से ही उनकी तैनाती में इस किस्म की कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी हो तो फिर उनकी अहलियत पर भी उंगली उठती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक हॉस्पिटल से उन्हें एक वजह से उनको हटा दिया जाता है तो दूसरी हॉस्पिटल में उसे रखना, मेरा ख्याल है ये जो सबसे संगीन गलती है। और ये गलती तो वो मानती भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनको वो ये मानती भी है, लेकिन उनको ये कहते हैं कि चूंकि उस वक्त उन्हें ये मालूम नहीं था तो इसलिए उन्होंने दोबारा उनको मर्दान हॉस्पिटल में भी रख लिया, जिस तरह बन्नू हॉस्पिटल में उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयां हुई थी। लेकिन असल में बात यह है कि जब उनको पता चल गया तो उसके बाद कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जो सेहत के हुकाम हैं उनको भी इस बारे में बताया गया। और दूसरी बात यह कि जो सिलेक्शन कमेटी ने 24 अगस्त को सुबह 10 बजे जो हॉस्पिटल डायरेक्टर्स हैं उसके इंटरव्यू शुरू किए और जो सिलेक्शन कमेटी थी, मतलब जिस सिलेक्शन कमेटी ने इस पूरा प्रोसेस करना था, उसने इसी 24 अगस्त को मतलब वो 9:30 बजे इंटरव्यू शुरू हो गए और 10 बजे कमेटी बन गई। इसका मतलब यह है कि सिलेक्शन के प्रोसेस के बाद ये कमेटी बन गई। अब अगर कोई कमेटी बनती है और इंटरव्यू उससे पहले शुरू होते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि इसमें सब कुछ सिलेक्शन कमेटी ने अपने कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अपनी जो रूल्स रेगुलेशन है उसको मलूज़ खातिर रखकर इसमें अपॉइंटमेंट की है। जाहिर है जब कमेटी भी उस वक्त नहीं थी, मतलब चाहिए तो ये था कि जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस था, जो इंटरव्यूज का जो प्रोसेस था, वो शुरू होने से पहले ही एक दिन पहले ही मुशीर सेहत एहतेशाम अली से गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था इस स्कैंडल के बारे में, वो जरा देखते हैं। जिस तरह आप लोगों ने हमारे नोटिस में लाया कि उधर बेकायदगी हो रही है और जो हॉस्पिटल डायरेक्टर है या जो भी अमला है उधर तैनात है, तो हमने उसकी छानबीन शुरू की हुई है। इंशाअल्लाह ताला इंक्वायरी भी इनके खिलाफ इनिशिएट की हुई है। हॉस्पिटल्स में जो हो रहा है या मुलाजिमीन की, अब हम इंडक्शन के बारे में जो आप कह रहे हैं कि हम इंडक्शन कर रहे हैं, उसमें ये जो जितने भी हमारे हॉस्पिटल डायरेक्टर्स हैं तो मैंने सारों पे बैन भी लगाया हुआ है और जो प्रोसेस उन्होंने की हुई है तो उस हद तक वो अभी बैन है। हमारी MTIs है उसकी थी यूँ सूरत हाल थी कि उसमें ऑक्सीजन के पैसे भी उनके पास नहीं थे क्योंकि वो सारे लोग चले गए थे हाई कोर्ट से, उन्होंने स्टे ली हुई थी। तो मैं इस बारे में अपने आला अहदिया के भी इंतहाई मशकूर कि उन्होंने वो स्टे भी विकेट कर दी और वज़ीर आला साहब ने फिर उस पर इंतहाई इमरजेंसी बेस पे इक़दाम लिए और अब इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में आपको वो नोटिफिकेशन भी नज़र आएगी जो नए BOG हम तैनात कर रहे हैं। जी बंगर साहब, आपने सुना मुशीर सेहत साहब फरमा रहे थे जिस तरीके से अब ज़ाहिर है एंटी करप्शन रिपोर्ट में एक तो मज़ीद क्या कुछ कहा गया, फिर ये कि बहुत बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ठीक है तहक़ीक़ात हो गई, रिपोर्ट सामने आ गई, ऑडिट रिपोर्ट जमा हो गई, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर अमल दरामद भी किया जाए, ज़िम्मेदारान जो हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो इस हवाले से आप देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है? जीरामीन, जब हमने इससे कबल ये रिपोर्ट की थी तो बाकायदा तौर पे महकमा सेहत हरकत में आ गया था और उस वक्त भी काफ़ी कार्रवाई होती थी, लेकिन बड़े बारसूख लोग होते हैं तो ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं वो अक्सर फिर या तो सदखाने में चली जाती हैं और या फिर जितनी भी इंक्वायरीज होती हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब मशीर सेहत से हमारी बात हुई तो उसने ये यकीन दहानी करा दी है कि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है इसको मज़ीद जो इसमें तब्दीलियाँ हैं ये की जाएंगी और बाकायदा तौर पे इसकी समरी भी भेज दी गई है और हमारी इत्तला तो ये भी है कि ये समरी मंजूर भी हो गई है। अब देखना यह है कि अगर इस किस्म की जो उन्होंने एक कोशिश की है अगर वो बराबर साबित हो जाती है और इसमें तब्दीलियाँ की जाती हैं तो बाकायदा तौर पर जितनी तैनातियाँ हुई हैं और इस दौर में जितनी बेकायदियाँ की हुई हैं तो उसका अजाला किया जाएगा और बाकायदा तौर पर उसकी इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी के बाद अगर ये साबित हो गया एक बार फिर और बंगर साहब यहाँ पे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 92 न्यूज़ ने इस खबर को ब्रेक किया और उसके बाद देखिए ना, सहाफत
का यही तो काम है कि वो एक ब्रिज का किरदार अदा करती है। जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जो कि वैसे पसे पर्दा होती हैं, लेकिन उसको पर्दे पर लाना, उसको आगे पुश करना, उसके बारे में बात करना, फिर तहकीकात तक उसको लेकर जाना और फिर उस पर भी बात करना कि जी तहकीकात हो गई, अब क्या होगा। 92 न्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि ये खबर एक्सक्लूसिवली कवर की गई, ब्रेक की गई और उसको अभी तक परसू किया जा रहा है। जी बिल्कुल रामीन, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अक्सर जब खबरें आ जाती है तो जो इस किस्म के बड़े बड़े मामलात होते हैं तो उस पर खामोशी इख्तियार की जाती है, लेकिन इस पर कार्रवाई ज़रूर हुई है और बाकायदा तौर पे अगर अभी भी ताख़ीर से सही, लेकिन अभी भी अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर में कोई तब्दीली आती है और उसकी नतीजे में फिर बाकायदा तौर पे इंक्वायरी होती है तो ये बड़ी बात है। अगर कोई बेकायदगी होती है और आखिर में उसको दुरुस्त कर दिया जाता है तो जितनी भी गलतियाँ हैं उनको रेक्टिफाई कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो बेकायदगी है वो उसका एहसास हो गया, जो मुतालिका हुकाम है उनको एहसास हो गया। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर ये तैनातियां की गई हैं और इसमें अगर बेकायदगी हैं तो चाहिए है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। और इस रिपोर्ट पे बाकायदा तौर पे ये कहा गया है कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर और जो लोग इससे मुस्तफीद हुए हैं, जितने लोग इनकी तैनातियां हुई हैं, ये सारे इसकी बेनिफिशरी हैं, इसलिए इनसे इनका अजाला कराना ज़रूरी है। और ये अजाला ये है कि इनसे इनकी रिकवरी हो। बाकायदा तौर पर जितना अरसा ये मुलाजमत कर चुके हैं, चूँकि अगर ये बेकायदगियां जो हैं वो पाई गई हैं और ये साबित हो चुकी हैं तो इनसे रिकवरी करना भी इस तैनाती के बाद जो सैलरीज इन्होंने ली वो वापस की जाएंगी, इनसे मुतालबा किया जाएगा। जी बिल्कुल, न सिर्फ इनसे सैलरीज वापस ली जाएंगी बल्कि जितनी भी मराहत उन्होंने ली हैं बाकायदा तौर पे उसको ऑडिट किया जाएगा और इस तरीके से उनसे रिकवरी की जाएगी। अगर ये रिकवरी उनकी हो गई तो इसका मतलब ये है कि जो गलतियां हुई थी वो गलतियां नहीं हुई हैं, अब वो गलतियां ठीक कर दी गई हैं। लेकिन हम अब ये उम्मीद ज़रूर रख सकते हैं कि अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में तब्दीली के बाद जितनी भी जो बेकायदगियाँ हुई हैं उसका अजाला इसी तरीके से कर दिया जाता है कि उसकी रिकवरी हो जाती है तो फिर इसका अजाला हो, इसे अजाला कहा जाएगा। वरना अगर इसे जारी दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो तकर्रियाँ की गई हैं बस उसको ख़त्म कर दिया गया है और जो रिकवरीज हैं वो नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि जो आने वाले लोग हैं वो भी इस पर चुप रहेंगे और फिर ऐसी जो कार्रवाई है उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अगर गलत तरीके से कोई इससे बेनिफिट लेता है तो इसका मतलब ये है कि वो तो फिर अगली बार भी इसी किस्म की गलतियाँ दोहराएंगे। एग्जैक्टली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मराहत ली गई, जो बेनिफिट्स लिए गए, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हो रही है और उसकी भी रिकवरी की बात की जा रही है। ब्यूरो चीफ इशार मुमताज़ बंगिश साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी एक्सक्लूसिव उन्होंने हमें दी। ईडी पिम्स के खिलाफ इंक्वायरी करवाई गई थी जिस पर 23 डॉक्टर्स ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए सेहत, सेक्रेटरी सेहत को ख़त भी लिख दिया गया है। वजारती कमेटी ने नर्सेस कॉलेज में दाखिलों पर करप्शन में ईडी पिम्स को बरतरफ करने की सिफारिश की है और ये भी करार दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर ईडी पिम्स कायम मकाम तकर्रुरी को खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया है। ये भी कहा गया कि खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रुरी की गई थी ईडी पिम्स की। फिर कई लूप होल्स निकाले गए हैं इस रिपोर्ट में और ये कहा गया कि सेहत सहूलियात कार्ड करप्शन, फुजली की फ़रोख्त, फिर हीट स्ट्रोक्स पर ईडी के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो सकी है। फिर ट्रेनी की भर्तियों में भी ईडी पिम्स के करप्शन पर तहकीकाती रिपोर्ट भी मंजर आम पर नहीं आ सकी है। फिर ईडी पिम्स के खिलाफ बदइंतजामी, मुलाजिमीन को तंग करने की शिकायत भी हैं और उस पर भी कोई काम नहीं किया गया, कोई नजरसानी नहीं की गई। उसके खिलाफ इल्ज़ामात पर डॉक्टर्स का हाई लेवल कमेटी कायम करने का भी मुतालबा किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाहौर से अक्सा खालिद। अक्सा, वेलकम टू द शो। अक्सा, ये बताइएगा कि जो ईडी पिम्स साहब का तकर्रुर होता है, पहले तो ये कि तकर्रुरी अमल में कब लाई गई और फिर क्या वो कानून के मुताबिक थी, क्योंकि रिपोर्ट में तो ये आ गया कि वो बिल्कुल फेयर है। देखिए, ईडी पिम्स को तैनात किया गया था 16 अप्रैल 2023 को और उसके बाद जो इनकी ड्यूटीज़ में जो चीज़ें शामिल थी वो ये थी कि रोज़मर्रा के मामलात को देखेंगे। अच्छा। यानी कि एज अ डेली वेजर इन्हें जो है ना वो अपॉइंट किया गया था। और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो इनके अंडर द टेबल नहीं आती थी, यानी कि इनकी ड्यूटी के अंडर ये तमाम चीज़ें नहीं आती थी। अगर कानून के मुताबिक तमाम तर चीज़ें देख लें तो मिनिस्ट्री की जानिब से जो है वो लेटर लिखा गया था जिसका नाम था कि समरी लेटर टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जिसमें ये बताया गया था कि ईडी पिम्स के जो तमाम तर चीज़ें हैं, करप्शन है, जो भी मामलात हैं उनको सामने लाया गया था। फिर उनके बिहेवियर्स के बारे में बात किया गया था कि जी उनका बिहेवियर डॉक्टर्स के साथ ठीक नहीं है। ठीक है, फिर वो लोग जो उनके क्लोज हैं,
ठीक है, या वो लोग जो उनकी नजर सानी में है, जी जी, उनको जो है वो आगे रखा जाता था। फिर उसके बाद हॉस्पिटल के अंदरूनी मामलात के अंदर उनकी जो है ना वो मुदाखलत बहुत ज़्यादा। ये जो शिकायत थी, एक तो ये कि किस किस किस्म की शिकायत थी, एक तो आपने ये बताया कि वो अपनी जेडी से तजावुज़ करते थे और अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी वो दखल अंदाजी करते थे, लेकिन ये शिकायतें लेके डॉक्टर्स खुद सामने आए थे, उनकी जानिब से बताया गया, और इसके अलावा भी अगर कोई शिकायतें थी तो उसका लिस्ट डाउन करते, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स का ये कहना था कि जैसे ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उसके बाद ही डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी हमने एक डुअल पर्सनालिटी सामने अच्छा, उसके नेक्स्ट डे ही एक डुअल पर्सनालिटी देखने में सामने आई, जिसमें सबसे पहले तो है डॉक्टर्स के साथ इनका बिहेवियर ही खराब हो गया, और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट फायरिंग की बात मैंने आपको बताई, ये तमाम चीजें सामने आई। अब अप्रैल में 1 by 1 अगर देखा जाए तो अप्रैल में इनकी अपॉइंटमेंट हुई, ठीक है। जून में एक बहुत बड़ा मामला हुआ जिसपे सबसे पहले 92 न्यूज ने जो है वो आवाज उठाई, वो ये था कि हीट स्ट्रोक की वजह से 4 अफराद की अमवात सामने आई। अच्छा। और ये कहा गया ईडी पिम्स की जानिब से फेक डेथ सर्टिफिकेट्स बनाए गए उन लोगों के, जिस पे ये बताया गया कि जी कोई डायरिया से मर गया है, तो कोई टाइफाइड से मर गया है, और हीट स्ट्रोक का कई नामो निशान ही नहीं था। अब वो हीट स्ट्रोक वाला मामला रिलेट करता है कि जो बजट असाइन हुआ था, बजट में पिम्स का जो बजट था उसमें ये चीज़ असाइन की गई थी कि पिम्स के अंदर जो है एसी लगाए जाए, एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जाए, उसके लिए फंडिंग दी होगी, और उसके लिए फंड दिए गए थे जो कि लगे ही नहीं एसी। और वो सारे पैसे कहाँ गए, ईडी पिम्स बेहतर बता सकते हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये मामला हाईलाइट हुआ कि जो लोग जिन अफराद की वहां पर अमवात हुई उनके फेक डेथ सर्टिफिकेट्स बन गए। 92 न्यूज ने ये स्टोरी सबसे पहले ब्रेक की, इस पर आवाज उठाई, हाँ। जिस पर ईडी पिम्स की जानिब से जो है ना वो बड़ा एक गरज के साथ हमारे सामने वो आए, अच्छा। जिन पर उनका ये कहना था कि आप तो जर्नलिज्म ही नहीं कर रहे हैं, हम कमेटीज में जाएंगे, चोरी और फिर सीना जोरी, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हम आवाज उठाएंगे आपके खिलाफ। अच्छा। और उसके बाद ये क्या किया उन्होंने कि वज़ीर सेहत कादर पटेल साहब को जो है वो उन्होंने बड़ी यकीन दहानी कराई कि नहीं अब बात ऐसे नहीं हुई है, वाकई में लोग जो है वो गर्मी से नहीं मरे, अस्पताल में बाकायदा एयर कंडीशनिंग सिस्टम मौजूद है, जबकि हम मंजरे आम पर लाए कि जी विद वीडियोस, विद फैक्ट्स, विद फिगर्स के कोई एसी नहीं लगे हुए, नथिंग, देयर इज नथिंग। लेकिन उसके बाद जो है फिर इसी तरह यकीन दहानी कराते गए, फिर कमेटी पे आकर एट लास्ट उन्होंने क्या माना कि 4 अफराद की डेथ नहीं हुई है, 3 अफराद की डेथ हुई है। वाओ, मतलब उन्होंने रीजंस को फिर भी नहीं रिकवर किया, बताया नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया, फिर भी कोई रीजंस नहीं उन्होंने बताया। ऐसा ही अब एक अच्छा। ये सबसे बड़ा मामला हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टेशनरी का मामला सामने आया कि जी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जलाए जाते हैं आफ्टर यूसेज ताकि वो दोबारा कोई इस्तेमाल ना कर सके। ऑफ कोर्स ये वो सारी तमाम चीज़ों को जमा करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट को जमा करते हैं, और फिर इसे बेचा गया। ओह माय गॉड, इसे बेचा गया, और वो भी एक बहुत बड़ा केस आया था करप्शन का, लेकिन इससे ना बड़ा दबाया गया इस मामले को। हाँ। इस पर भी हमने आवाज उठाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन सारी जो है ना सारी गलती का कह लें कि आप एक गार्ड को, हाँ। और एक वो जो वहां पर स्वीपर था, अच्छा, कह दिया गया कि ये लोग बेचते हैं, तो वो मामला जो है ना वो दबा दिया गया, जो है रफा दफा कर दिया गया। इस तरह से इस मामले को कमजोर को ही दबाने की कोशिश की जाती है, कमजोर पे सारा मलबा डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, MSMD ये ट्रेनिंग्स हुई थी, ठीक है, उसमें लोगों से पैसे लिए गए, अच्छा, उसमें करप्शन की गई, ट्रेनिंग के लिए लोगों से पैसे लिए, और उसके बाद जो है वो ये मामला भी दब गया। तो ये तमाम तर शिकायतें सामने आई, और इनको हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट भी किया। काफ़ी दफ़ा जो है हमें दबाने की भी कोशिश की गई, लेकिन हमने ये तमाम स्टोरीज जो है वो ब्रेक की। तो अक्सर जब आप इस पर काम कर रही थी, इस रिपोर्ट के ऊपर, आप बार बार ये कह रही हैं कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही थी, और हम पे बड़े गर्जे भी ईडी साहब बड़े गर्जे भी, बल्कि डिफेंसिव हो गए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो चैलेंजेस क्या क्या आए आपको रिपोर्ट हासिल करने में, या डॉक्टर्स का मौक़िफ़ हासिल करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, या ज़ाहिर मुश्किल तो होगा एज ए जर्नलिस्ट इस तरह के माहौल में काम करना? जब हीट स्ट्रोक वाला मामला हुआ था, जब पहली स्टोरी हमने ब्रेक की, तो शाम को ही कॉल्स आने लगी, अच्छा, कि जी आप लोग तो जर्नलिज्म कर ही नहीं रहे हैं, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाएंगे, अच्छा, हम जो है आपके खिलाफ केस करेंगे, और आपकी जो
जर्नलिस्ट हैं, वो तो काम ही नहीं कर रही हैं। उनका मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की गई होगी, ज़ाहिर है रिपोर्ट जब आप लोगों ने किया होगा तो उनका मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की होगी। मौक़िफ़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो खुद ही आ जाते थे ये बताने के लिए कि जो तमाम चीज़ें आप कह रही हैं वो सब चीज़ें झूठ है। यही एक निशानी होती है डिफेंसिवनेस के बाद। कमेटी तक चले गए, कमेटी तक गए, लेकिन वो हमारे तक नहीं आए। कमेटी तक जाके उन्होंने हमें गलत साबित करने की कोशिश की और वज़ीर सेहत को भी यकीन कराने की कोशिश की, लेकिन हमें गलत साबित करने के लिए वो हमारे सामने हमें फेस नहीं कर सके। अच्छा अक्सर अब ज़ाहिर रिपोर्ट में तो फिर हमने देखा कि कहीं ना कोई इन्फ्लुएंस तो आया है जिसकी वजह से वो क्लियर करार दे दिए गए हैं। अब 23 डॉक्टर्स मजीद उसको दोबारा से परसू कर रहे हैं, उन्होंने ख़त भी लिख दिए हैं मुख्तलिफ वजारतों को। आप समझती हैं कि अब मजीद जब परसू कर रहे हैं डॉक्टर्स तो इसका कोई नतीजा निकल सकता है, या फिर इतना गहरा इन्फ्लुएंस है उन ईडी साहब का, उनके शिकंजे इतने मजबूत हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सके? देखिए ये कंप्लेंट लेटर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि 23 डॉक्टर्स की जानिब से लिखा गया था। अब हुआ ये कि उन डॉक्टर्स का ये कहना था, पहले बात करते हैं कि इसमें शामिल कौन कौन था। जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी इसमें शामिल थे 2, ठीक है। फिर उसके बाद 3 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी इसमें शामिल थे, फिर उसके बाद 19 सीनियर डॉक्टर्स इसमें शामिल थे जिन्होंने ये कंप्लेंट लेटर लिखा। अच्छा। अब कंप्लेंट लेटर लिखा, कमेटी बनी, इंक्वायरी कमेटी बनी, उन डॉक्टर्स को कहा गया कि जी आप आके कमेटी में आप कमेटी अटेंड करें, कमेटी में पेश हों और फिर हम आगे इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना था कि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ये लोग हमसे ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको नर्सिंग एडमिशन के बारे में बताया कि जी एडमिशन का मामला हुआ, कमेटी बनी, कमेटी तश्कील होने के बाद उसी कमेटी ने कुछ अरसे बाद कह दिया कि ये नॉन गिल्टी है। तो डॉक्टर्स का तो ट्रस्ट उठ गया। उन्होंने कहा कि हम इतनी मेहनत से हम जो है ना वो हमारे साथ एक तो बिहेवियर खराब है, दूसरा हमारी जॉब्स हैं, दूसरा फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें देखते हुए उन्होंने कहा जी हम तो एक भाईचारे को आगे लेके चलते हैं। और जब ये तमाम कंप्लेंट लेटर्स वगैरह उन्होंने बनाए, उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट्स इकट्ठी की, उन्होंने तमाम तर चीज़ें की, उन्होंने कहा हम ये चीज़ें पेश नहीं करेंगे कमेटी में, इसलिए कि पहले भी हमें यकीन दहानी कराई गई है, कमेटीज़ भी बनाई गई हैं, लेकिन वो कमेटीज़ एट द एंड क्या करती हैं, उनको नॉन गिल्टी करार दे देती है। तो अब ये जो 23 डॉक्टर्स हैं इन्होंने कहा कि जी हम कमेटी में जाएंगे ही नहीं। अच्छा, हम कमेटी में नहीं जाएंगे, ना हम पेश होंगे। तो पहले आप क्या करें, आप ईडी पिम्स को उनके ओहदे से हटाएं। अच्छा, उसके बाद जो एलिजिबल है, जो वाकई में एलिजिबल है, उस बंदे को लाएं, वो ईडी पिम्स हो जो कि अपनी ड्यूटीज को सरअंजाम दे, और उसके बाद इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए ताकि ये अपने सोर्सेस, फाइनेंशियल सोर्सेस, इनर सोर्सेस को इस्तेमाल ना करें और विद इन हॉस्पिटल कोई गेम ना बनाए, और फिर हम जाकर आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अच्छा। और फिर हम आएंगे। तो ये किसके हाथ में होता है ईडी को हटाना? देखिए वज़ीर आज़म को समरी लिखी गई है, ठीक है। फिर डॉक्टर, मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ यहाँ पर। जब ईडी पिम्स की तैनाती हो रही थी उसके बाद बताया गया कि डॉक्टर तारिक जो कि 20वें ग्रेड के अफसर हैं बट सीनियर हैं फ्रॉम ईडी पिम्स, जो अभी करंट ईडी पिम्स हैं, ठीक है, बर्न यूनिट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। अच्छा। ये बताया गया कि जी उनको एज ए ईडी पिम्स जो है वो तैनात किया जाए, लेकिन इस पर कोई आवाज़ नहीं उठी। ठीक है। फिर दूसरी तरफ क्या हुआ कि ये तमाम तर चीज़ें देखते हुए ईडी पिम्स ने जब रवां साल पूछा गया, समरी मांगी गई वज़ीर आज़म की जानिब से, लेटर मांगा गया कि यार आप बताएं कि ईडी पिम्स तैनाती के लिए किन किन लोगों के नाम दिए जाएंगे। ठीक है। ईडी पिम्स ने उस खत के अंदर अपने आप को ही एलिजिबल बना दिया दोबारा से ईडी पिम्स के लिए। अच्छा। खुद ही अपना नाम लिख कर दे दिया कि मुझे ईडी पिम्स बना दिया जाए। उसके बाद डॉक्टर आयशा, डॉक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, वो थी और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक खत लिखा वज़ीर आज़म को, और उसमें बताया उन्होंने कि ही डजंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ईडी पिम्स के लिए बहुत जरूरी है। जिस बंदे के पास एलिजिबल फॉर द पोस्ट। एग्जैक्टली। अब एलिजिबिलिटी में 2 चीजें हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरा टीचिंग डिपार्टमेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही नहीं है उनके पास। और वो चीज़ किसके पास है? डॉक्टर तारिक के पास है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस तरह से हैं। और अभी जो समरी गई है वज़ीर आज़म के पास, उसमें भी ईडी पिम्स ने अपना ही नाम लिख दिया है कि मुझे ईडी पिम्स बना। लेकिन ये तो स्क्रूटनी करने वाले का काम है ना कि वो ये देखें कि जो नाम हमारे पास आ रहे हैं ये नाम क्या ऑलरेडी मौजूद हैं, ऑलरेडी ईडी की पोस्ट पे थे और उनके खिलाफ शिकायतें। चीज़ है ना कि जो कमेटी बन रही है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट उनके अपने ही
लोगों की है, तो वो अकरबा परवरी जिसे कहते हैं। बिल्कुल बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ज़ाहिर है एक तरफ तो ये मसले सामने आ रहे, शिकायतें सामने आ रही थी कि बिहेवियर ठीक नहीं है और दूसरे जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया जा रहा है, दूसरे कामों में मुदाखलत की जा रही है। मगर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी सामने आ रही है कि असल में तो एलिजिबिलिटी का भी इशू है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है युनाती के ऊपर, इस तकर्री के ऊपर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और अहम मसले पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच अक्सर। नाज़रीन, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद। तजावुज़ात की जद में है आजकल, शहर भर में तजावुज़ात की भरमार नज़र आ रही है। यहाँ तक कि ग्रीन बेल्ट्स और चौराहे भी इन तजावुज़ात से महफूज नहीं हैं। लतीफ़ाबाद के इलाके की अगर बात की जाए ख़ास तौर से, तो बेशतर ग्रीन बेल्ट्स पर कब्ज़ा माफिया का राज नज़र आता है। रात के औकात में अगर देखा जाए तो इन ग्रीन बेल्ट्स पर होटलिंग की जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है नाज़रीन ये कि ग्रीन बेल्ट्स पर काबिज़ होटल मालिकान से इंसदाद तजावुज़ात का अमला मुबैना तौर पर भारी रिश्वत ले रहा है। इन तजावुज़ात से अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ग्रीन बेल्ट्स टूट फूट का शिकार हैं। फुटपाथों पर शहरियों के चलने की जगह नहीं है, सड़कों पर शहरियों के चलने की जगह नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक जाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात इस हवाले से मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद ज़िले इंतज़ामिया और बल्दिया तजावुज़ात के खात्मे में गैर संजीदा नज़र आ रही है। ज़िले इंतज़ामिया, हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और टाउन इंतज़ामिया ने तजावुज़ात पर बिल्कुल आँखें बंद की हुई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमीदुर रहमान साहब मौजूद हैं। इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमीदुर रहमान साहब, एक तो तजावुज़ात का होना इट्सेल्फ, इस पर पूरी डिबेट हो सकती है कि तजावुज़ात होती क्यों हैं, उसकी रीज़न्स क्या होती हैं, फिर जब पथारे हटाए जाते हैं फिर उनकी मुश्किलात, वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि भत्ते लिए जा रहे हैं। तजावुज़ात का खात्मा जिन लोगों के करने की जिम्मेदारी है वो रिश्वत ले रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि हैदराबाद जो है वो तजावुज़ात की जद में है और तजावुज़ात की यहाँ भरमार है। हैदराबाद यकीनी तौर पे सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और हैदराबाद को जिस तरह नज़रअंदाज किया गया है, जिस तरह इनके जो मसाइल है उससे चशमपोशी इख्तियार की गई है, तो उसकी वजह से शहर के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और अगर तजावुज़ात को हैदराबाद के तमाम मसाइल की जड़ कहा जाए तो गलत ना होगा। हैदराबाद में तजावुज़ात जो है वो कोई 1 साल 2 साल या 3 साल में कायम नहीं हुई है। ये लगभग कोई 30 से 35 साल का अरसा है कि हैदराबाद में तजावुज़ात कायम है और बदस्तूर उसमें इजाफा हो रहा है। इतना इजाफा हो रहा है कि अब हैदराबाद के ग्रीन बेल्ट्स भी महफूज नहीं रहे, हैदराबाद के चौक चौराहे भी महफूज नहीं रहे। उसके अलावा हैदराबाद के जो अस्पताल हैं, हैदराबाद के जो फुटपाथ हैं, हैदराबाद के ग्राउंड्स हैं, मतलब अब तजावुज़ात से कोई भी इलाका महफूज नहीं रहा है। हर तरफ कब्जा माफिया का राज नजर आता है और इंतजामिया, हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल्कुल बेबस दिखाई देती है। जिस तरह आपने बात की है हैदराबाद का जो इलाका है लतीफ़ाबाद, लतीफ़ाबाद हैदराबाद की शायद वाहिद तहसील है और हैदराबाद में उसको इस लिहाज से भी एक इनफरादियत हासिल है कि बहुत खूबसूरत तहसील थी हैदराबाद की। एक खूबसूरत इलाका था जहाँ पर ख़ास तौर पर ग्रीन बेल्ट्स जो थे वो शहरियों के लिए तवज्जो का मरकज़ थे। यहाँ पे लोग आते थे और उसके अलावा तफरी करते थे। लेकिन जो हैदराबाद के ग्रीन बेल्ट्स हैं वो गुज़िश्ता कोई 10-12 सालों में तबाह हो गए और अब नतीजा ये निकला है कि उन ग्रीन बेल्ट्स पर कब्जा माफिया का राज है। हम देखते हैं कि जो लतीफ़ाबाद 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर के जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पर जो वहाँ के जो अतराफ में होटल्स हैं उन्होंने अपनी वहाँ पर टेबल कुर्सियाँ लगा ली है और वहाँ पर बाकायदा वो अपना कारोबार कर रहे हैं। बल्दी आला हैदराबाद ने चशमपोशी इख्तियार की हुई है, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने चशमपोशी इख्तियार की हुई है और नतीजा ये निकला है कि तमाम ग्रीन बेल्ट्स पर इस वक्त जो है वो कब्जा हो चुका है। ये तो सूरत हाल सिर्फ लतीफ़ाबाद की नहीं है, इसके अलावा पूरे हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद के जो चौराहे हैं वो भी कब्जा माफिया के कब्जे में है। उसके अलावा कोई भी इलाका महफूज नहीं है। अगर हम अनाज मंडी की बात करें, जामा कलात मार्केट है, उसके अलावा गुरु मंदिर, इस्लामाबाद, फ़कीर का पेड़ मार्केट का एरिया और लतीफ़ाबाद के बहुत सारे इलाके हैं, कासमाबाद, नसीम नगर चौक, मतलब पूरा हैदराबाद इस वक्त तजावुज़ात की जद में है और तजावुज़ात की भरमार है। नतीजा ये निकल रहा है कि तजावुज़ात इतनी हो चुकी है कि अब हैदराबाद में ट्रैफिक जाम होना रोज का मामूल बन चुका है। ट्रैफिक की रवानी इतनी शदीद मुतासिर होती है कि घंटों ट्रैफिक जाम रहता है।
पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है। जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो अब फुटपाथ पर नहीं चलते हैं, चूंकि फुटपाथ कब्जा माफिया के कब्जे में है, उन्होंने वहां तजावुजात कायम की हुई है, तो उन्हें रोड पर चलना पड़ता है। तो सूरत हाल ये है कि हैदराबाद की जो इंतजामिया है, जिले इंतजामिया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने मसाइल से चशमपोशी इख्तियार की हुई है। और सबसे बड़ा मसला जो हैदराबाद का है तजावुजात का, उसके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। अगर ऑपरेशन किया भी जाता है तो वो एक फोटो सेशन की हद तक महदूद होता है, एक नुमाइशी कार्रवाई होती है। अपना बल्दिया आला हैदराबाद का इंसदाद तजावुजात सेल का अमला आता है और वो कार्रवाई करके कुछ ठेले पतारे हटाता है, उसके बाद वो चला जाता है। अगले दिन वो ठेले और पतारे दोबारा लग जाते हैं। और दूसरी बात यह कि जो जिम्मेदारी है हैदराबाद में तजावुजात खत्म करने की, वो इंसदाद तजावुजात सेल की है, जो कि बल्दिया आला हैदराबाद के मातहत है। उसके अलावा टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी जो है वो इंसदाद तजावुजात की टीमें काम करती हैं। लेकिन जब इंसदाद तजावुजात सेल की टीम खुद जाकर ठेले वालों से, फतारे वालों से भत्ता लेंगे, उनसे रिश्वत लेंगे और वो अपनी निगरानी में रिश्वत लेके उनसे ठेले और फतारे लगवाएंगे, तो किस तरह हैदराबाद में तजावुजात खत्म होगी? ये ग्रीन बेल्ट्स के जो इलाके हैं, यह तमाम तजावुजात बल्दिया आला हैदराबाद के हमले की मिली भगत से लगाई गई है। और उसका नतीजा ये है कि वहां पर दीदा दलेरी के साथ तजावुजात कायम है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस हवाले से। और नतीजा ये निकल रहा है कि रोज बरोज तजावुजात बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, डीसी हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन से हमीद साहब ने बात की है, नाजरीन को वो दिखाते हैं, मेरे सर बात करते हैं। बतौर डिप्टी कमिश्नर जब गुंजान आबादियों के विजिट हुए, आप समझे कि ये गुरु मंदिर चौक वगैरह और जो हमारे फकीर के पेड़ वाली जगहों पर मैंने विजिट किया, तो वहाँ तो मतलब एक अजीब ही दुनिया बनी हुई है कि नीचे एक ड्रेन चल रहा, ड्रेन के ऊपर घर बन गए। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये रॉट कितना बड़ा है। जब वहाँ पे मौजूद इलाका मकीन से पूछा कि कब से आप इस तरीके से ये घर बना के बैठे हैं, तो उन्होंने कहा हमें तो 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। मीन्स हैदराबाद में पिछली 3 से 4 दहाइयों में जो यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स का सिलसिला जारी हुआ, उस पर रोकथाम नहीं हुई है, जब ये क्रॉनिक रॉट आ गया है यहाँ पे। तो हमने ये लाजमी समझा कि हैदराबाद के जो बकाया इलाके हैं जहाँ पे काम होने की ज़रूरत है और जहाँ पे इस एक्सरसाइज को रोकथाम की जा सकती है, वहाँ पे हमने 30 ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जहाँ पे सेम नौयत की इंक्रोचमेंट्स बढ़ना शुरू हो गई। फिर हम सारा इलाका साफ़ करवा के कंसर्न टाउन के हैंड ओवर कर देते थे। अब कंसर्न टाउन के ओवर हैंड ओवर होने के बाद ना कोई वहाँ पे स्वीपिंग एक्सरसाइज हो रही है, ना कोई रिटर्न विजिट्स हो रहे हैं वहाँ पे, ना फॉलोअप कुछ हो रहा है वहाँ पे। वो बंदे 2 दिन बाद दोबारा आ रहे हैं। ये चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद मैंने मेयर साहब को पर्सनली इंगेज किया कि सर ये इशू तब तक रिजॉल्व नहीं होगा जब तक टाउन असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस का अमला एक पेज पे नहीं। डीसी हैदराबाद की गुफ्तगू आपने सुनी। हमीद साहब, ये तो जैसे कि बात करें बड़ा डीप रॉट है, 30 से 40 साल से वो कह रहे थे कि बैठे हुए हैं वहाँ पे लोग, फिर 4 दहाइयाँ हो चुकी हैं, शहर के जो तजावुजात हैं उसकी रोकथाम नहीं हो सकी है। तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा, और सबसे मुश्किल काम है ही है कि शुरू से शुरू करना समझ नहीं आता, रूट कॉजेज़ को कैसे एड्रेस किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर ने बात की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तजावुजात कोई साल 2 साल या 3 साल का मामला नहीं है, ये 30-35 साल से ये सिलसिला जारी है। और इसमें फिर वही बात आएगी कि इसमें जो हैदराबाद की उस वक्त की जो भी इंतजामिया इन सालों में रही है, हैदराबाद की ज़िले इंतजामिया रही है, या उस वक्त जो हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लोग रहे हैं, जो मेयर, डिप्टी मेयर, या जो भी उस वक्त की म्यूनसिपल इंतजामिया थी, वो बाकायदा इसकी जिम्मेदार है। उसकी वजह यह है कि जब तजावुजात रोकने की जिम्मेदारी इंतजामिया की बनती है, बल्दिया आला हैदराबाद की बनती है। सबसे बड़ी बात जो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने कही कि हैदराबाद के जो नाले हैं, सेवरेज के नाले हैं, उनके ऊपर पुख्ता तामीरात हो चुकी है, उनके ऊपर घर बन चुके हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद खुद निशानदेही कर रहे हैं। तो आप जब मुझे बताएं कि जब ये घर तामीर हो रहे थे इन नालों के ऊपर, सरकारी अराजी के ऊपर, जब ये तामीरात हो रही थी, तो उस वक्त इदारे कहां थे? उस वक्त इदारे सोए हुए थे। यही वो वजह है, यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से हैदराबाद में तजावुजात बढ़ती गई। इदारों ने रोका नहीं। अब सूरत हाल ये कि ये शहर का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, गंभीर सूरत हाल तैयार कर चुका है। हैदराबाद में नाले बंद हो चुके हैं, हैदराबाद में रस्ते बंद हो चुके हैं, फुटपाथ खत्म हो चुके हैं, उसके अलावा ग्रीन बेल्ट्स खत्म हो चुके हैं। तो ये सूरत-ए-हाल इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब जिले इंतजामिया बल्दिया आला हैदराबाद शायद बहुत मुश्किल से इसको कंट्रोल कर पाएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत दफा कोशिश की जाती है इसको कंट्रोल करने की, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते। कार्रवाई करते हैं, दोबारा तजावुजात कायम हो जाती है। अभी हाल ही में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की सरबराही में लतीफाबाद 11 नंबर में फातिमा जिन्ना कॉलोनी में कुछ गैर कानूनी मकानात थे जो कि सरकारी अराजी पर कायम थे, वो मसमार किए गए। तो वो उसके बाद वो दोबारा वहां पर तामीरात
तैनात हो गई। इसी तरह शहर के दीगर इलाकों में जहां जहां तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, एक दिन के बाद दोबारा तजावुजात कायम हो जाती है। तो जो पोस्ट ऑपरेशन मॉनिटरिंग है तजावुजात के हवाले से, वो जब तक नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, जब तक इदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। इस वक्त जो इदारे हैं, जिले इंतजामिया है, हैदराबाद की म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, उसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है, ये 4-5 इदारे हैं, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि तजावुजात के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं हो रही है। और खास तौर पर इसमें जो वो अमला जो तजावुजात का जिम्मेदार है और जिनकी मिली भगत से शहर में तजावुजात कायम है, जब आप उनको कहेंगे कि तजावुजात खत्म करें तो वो कैसे खत्म करेंगे? वो तो तजावुजात के बढ़ाने में मुलव्विस है। बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी आम स्टेटमेंट थी मेयर की भी कि तमाम स्टेक होल्डरों के वो काबिज़ीन की पुश्त पनाही छोड़ दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाजरीन कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या फिर कब्ज़ा माफिया है, उसको फैसिलिटेट ना किया जाए, बल्कि जितनी ज़्यादा बेहतरी की कोशिश की जा सके, पॉलिसी बनाने की कोशिश की जा सके, प्लानिंग करने की कोशिश की जा सके, एक ज़िली इंतज़ामिया का काम ही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम ही है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।